हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 40 कर रहे हैं। 11 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। हमारे अंदर श्वसन दो प्रकार से होता है। एक तो श्वसन के लिए हमारे पास में फुफ्फुस या फेफड़े होते हैं, और दूसरा फेफड़ों से यह ऑक्सीजन हमारी रक्त वाहिनियों से होती हुई हमारी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो श्वसन के लिए हमारे फेफड़े और हमारी कोशिकाएं दोनों ही कार्य करते हैं। गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। फुफ्फुस तक यानी फेफड़ों तक जब वायु पहुंचती है तो इसके लिए बहुत सारी नलियों की आवश्यकता होती है। इसे हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये हमारी नासिका हो गई, और इस तरह से हम वायु बना करके और इसे हम डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। ये हमारी नाक हो गई। नाक के अंदर वायु को गर्म और फिल्टर किया जाता है। इसके बाद ये हमारी ग्रसनी है। ग्रसनी श्वसन नली के तरफ जाती है। ग्रसनी और श्वसन नली दोनों इस बिंदु पर एक जैसी होती हैं। इसके बाद में इनमें आपस में विभाजन हो जाता है और श्वसन नली और ग्रसनी दोनों अलग अलग हो जाती हैं। ग्रसनी से भोजन होकर गुजरता है, जबकि श्वसन नली से हमारी वायु होकर गुजरती है। इसके बाद यह वायु हमारे स्वर तंत्र तक पहुंचती है, जो हमें बोलने में मदद करती है। इसके बाद हमारे श्वसन नली के ऊपर गोल गोल इस प्रकार से उपास्थि वलय होती हैं। उपास्थि वलय हमारी श्वसन नली की सुरक्षा करती हैं और हमारी श्वसन नली दो में विभाजित हो जाती है। इन्हें हम श्वसनिका कहते हैं। ये दोनों ही दो फेफड़ों में या दो फुफ्फुसों में पहुंच जाती हैं। यहाँ पर जाकर यह अनेक विभाजन करती है, और प्रत्येक विभाजन करने के पश्चात यह उसमें गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करती है। हमारा फुफ्फुस नलियों से जुड़ा हुआ होता है, जो गुहिकाओं या कुपिकाओं पर अंत होता है। इन कुपिकाओं के साथ में रक्त की वाहिनियां जुड़ी होती हैं, जो रक्त को फुफ्फुस तक लाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देती हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करके और इसे हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। नाक वायु को गर्म फिल्टर करता है। ग्रसनी वायु मार्ग के लिए जो श्वसन की ओर जाता है। स्वर तंत्र श्वसन नली ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ने का कार्य करती है। उपास्थि वलय संरचना प्रदान करती है और श्वसन नली को खुला रखते हैं। श्वसन नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं, जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करते हैं। हमारी श्वसन नली के अंदर श्लेष्मा एक पदार्थ बनता है। यह पदार्थ वायु के अवरोध को कम करता है और इससे हमें हमारी श्वसन नली में चोट नहीं पहुंचती। साथ में सीलिया जैसे छोटे छोटे बाल बाहर से ली गई वायु को फिल्टर कर देती है। इस प्रकार फिल्टर की गई वायु हमारे फुफ्फुस के अंदर पहुंचती है। श्वसन नली हमारी ग्रसनी अंत में दो शाखाओं में विभाजित होती है, और इन शाखाओं में से एक शाखा को श्वसन नली कहते हैं। यह फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में प्रवेश करने पर यह दो में विभाजित हो जाती है, और हमारे दाएं व बाएं दोनों फुफ्फुस में एक एक श्वसनिका पहुंच जाती है। वह प्रणाली जब श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। अब फुफ्फुस की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन के लिए जो श्वसनिकाएं हैं, ये श्वसनिकाएं हैं। ये फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुंचाते हैं। यह फुफ्फुस के अंदर वायु पहुंचाने का कार्य करती हैं। कुपिका वाहिनी ये अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसे हम कुपिका वाहिनी कहते हैं, और विभाजन के अंत में इनके ऊपर छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं लगी होती हैं। इन्हें हम कुपिकाएं कहते हैं। फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां जहाँ गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। सांस लेना किस प्रकार से किया जाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को लिया जाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को लेने के लिए हमारे फेफड़ों के आकार को बढ़ना जरूरी होता है। इसके लिए हमारी शरीर की पसलियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ये श्वसन नली दिखाई गई है, और ये हमारी पसलियां दिखाई गई हैं, और यहाँ पर है डायफ्राम। डायफ्राम श्वसन के कार्य में मदद करता है। जब हम अंदर वायु लेते हैं
तो हमारी पसलियाँ ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से हमारे फुफ्फुस को ज़्यादा जगह मिल जाती है और वायु अंदर ले ली जाती है। जब वायु बाहर छोड़ी जाती है तो इसका उल्टा हो जाता है, हमारे पसलियाँ नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसा होने से यह हमारी फुफ्फुस के ऊपर दबाव डालता है और इसमें भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। सांस लेना, ऑक्सीजन युक्त वायु लेना, ये पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। यहाँ डायफ्राम समतल हो जाता है जिससे वक्षीय गुहा आयतन बढ़ जाता है और वक्ष के अंदर की जगह खाली हो जाती है, यानी वह आयतन ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है, फेफड़ों के अंदर वायु भर जाती है। जगह ज़्यादा होने के कारण यह फैल जाते हैं और वायु को अंदर ले लेते हैं। सांस छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं इसे हम सांस छोड़ना कहते हैं। ये पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के स्थिरीकरण के कारण होता है। पसलियों के साथ जुड़ा हुआ डायफ्राम ऊपर चला जाता है। कम नहीं लिखना है, यहाँ पर अधिक लिखना है। इससे वायु का दबाव अधिक हो जाता है और फेफड़ों से बाहर वायु निकाल दी जाती है। यहाँ पर चित्र दिया गया है किस प्रकार से एल्वोलाई यानी कि कुपिका और कोशिकाओं के बीच में गैस विनिमय, गैस का आदान प्रदान होता है। यह कुपिका की संरचना दी गई है। इस कुपिका की संरचना के साथ आप देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। जब वायु इन कुपिकाओं में भर जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन इन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा ले ली जाती है और उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ दी जाती है। ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई या फिर कुपिका में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। फुफ्फुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है। इसके साथ में बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं लगी होती हैं। केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती है। जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर में श्वसन तंत्र बनता है, क्योंकि हमारा शरीर जब बड़ा होता है तो सिर्फ विसरण दाब या बाहर से वायु लेने से कार्य नहीं चलता, सभी अंग ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए दक्ष बनते हैं। उनमें एक मुख्य रूप से कार्य होता है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर श्वसन वर्णक को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या हीमोग्लोबिन उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेना और फिर इसे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। आइए अभ्यास करें। उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है? उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वसन नली को खुला रखते हैं। बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है? बड़े बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन का परिवहन किसी श्वसन वर्णक द्वारा किया जाता है और इसके लिए शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो आपस में जुड़ के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और इस अंग तंत्र में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में लेने व देने के लिए आदान प्रदान करने के लिए कुपिकाओं जैसी संरचनाएं होती हैं और हीमोग्लोबिन इस कार्य को संपन्न करता है और इस प्रकार ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाएं। सांस लेने के दौरान डायफ्राम समतल हो जाता है और इससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।